नमस्कार, मैं ए के ओझा फिर से एक बार आपके साथ आज के लाइव क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं प्रतिदिन जिस तरह से पूरे देश में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि फिर से पूरा देश एक बार लॉकडाउन की दिशा में बढ़ रहा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पहले ही बंद हो चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पहले ही बंद हो चुके हैं और टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच का संपर्क टूट गया है। ऐसे में हम लोग ऑनलाइन अपने क्लास के सिलेबस की तैयारी करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए। शुरुआत में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि हम लोग रियल क्लासरूम में बैठ कर के टीचर के सामने पढ़ते हैं, तो हमारे दिमाग में एक कहीं ना कहीं बात बैठ जाती है कि ऑनलाइन स्टडीज़ नहीं हो सकती। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है ये धारणा हमारी। हम ऑनलाइन क्लास के माध्यम से, वर्चुअल क्लासरूम के माध्यम से भी ठीक उसी तरह से स्टडी कर सकते हैं। अपने पूरे सिलेबस को, हर डाउट को क्लियर करते हुए बिल्कुल ठीक उसी तरह से पढ़ सकते हैं जैसे ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, रियल क्लासरूम में पढ़ते हैं। एक बार हम प्रयास करें। मैंने आपसे वादा किया था कि फेसबुक लाइव पर मैं हर 2-4 दिन के बाद आया करूंगा। डेमोन्स्ट्रेशन जैसी क्लास, या फिर एक कहा जाए कि जो हमारे दिमाग में बात बैठी हुई है कि ऑनलाइन क्लास हम नहीं कर सकते, हमें समझ में नहीं आएगा, उस अवधारणा को बदलने के लिए मैं आता रहूँगा और फिजिक्स सब्जेक्ट पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैंने बताया था कि आप हमारे कंटिन्यू रेगुलर लाइव क्लास से भी जुड़ें और लाइव क्लास से जुड़ करके और टू द पॉइंट सिलेबस को कंप्लीट करें। अपने डाउट को पूछते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम आप सामने सामने होंगे। रियल क्लासरूम का पूरा आनंद मिलेगा और कहीं से भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। समय बैठ करके व्यतीत करने से कोई फ़ायदा नहीं। क्लास 12th, 11th और 10th तीनों क्लासेस के लिए हमारे यहाँ बहुत ही जल्द 1-2 दिनों में बैच स्टार्ट हो रहा है। जल्दी से जल्दी आप सभी अपना नाम, मोबाइल नंबर, क्लास और पता कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दें ताकि आपके यहाँ लिंक पहुँच जाए। वहाँ भी डेमो क्लासेस प्रतिदिन चल रही हैं और 1-2 दिनों में क्लासेस कंटिन्यू हो जाएंगी। सिलेबस जब थोड़ा आगे बढ़ जाता है तो फिर उसको समझना कठिन हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने लोग ज्वाइन होने वाले हैं, जितनी जल्दी हो सके क्लास को अटेंड करें, ताकि शुरू से हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ये फिजिक्स जो है, मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि प्रश्न उत्तर याद करने वाला सब्जेक्ट नहीं है। इसके कंसेप्ट को जब हम समझेंगे तभी फिजिक्स में आगे बढ़ पाएंगे। आज पिछले क्लास में हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा की थी। आज 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिसिटी को 2 पार्ट में बांटा गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। अगर बात करें डिफिनीशन की, तो इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट्स ऑफ चार्ज। फिजिक्स के जिस ब्रांच में, जिस भाग में हम लोग आवेशों के गुणों और प्रभावों का अध्ययन करते हैं, उसको हम वैद्युत विज्ञान कहते हैं। वही आवेश अगर रेस्ट में है, विरामावस्था में है, तो उसके गुणों का अध्ययन हम लोग स्थिर विद्युत में करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। और आवेश प्रवाहित होने लगे तो उसका वो जिस गुण का प्रदर्शन करता है, जिस प्रभाव को दर्शाता है, उस प्रभाव को का और उसके गुण का अध्ययन हम जब करते हैं तो कहते हैं क्या कि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, धारा विद्युत पढ़ रहे हैं। आपके 12th का जो सिलेबस है, 70 मार्क्स की जो थ्योरी है, उस 70 में से 15 नंबर 15 मार्क्स अप्रोक्स 20% टू एबव इलेक्ट्रिसिटी से आता है। और इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगर कंसेप्ट नहीं रहता है तो मैग्नेटिज्म भी हमें समझ में नहीं आता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म समझ में नहीं आता, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझ में नहीं आती,
मतलब 50% सिलेबस कम से कम फिजिक्स का 12th क्लास का हम अच्छी तरह से समझ सके, इसके लिए चार्ज का कंसेप्ट और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट यूनिट जो है 10 यूनिट्स में, उस फर्स्ट यूनिट को समझना बहुत ही जरूरी। बार बार चर्चा की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट होता है तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ते हैं चार्ज। चार्ज क्या होता है? आवेश किसे कहते हैं? अब चार्ज को डिफाइन कैसे किया जाए, क्योंकि चार्ज की प्रॉपर्टी और चार्ज के इफेक्ट्स को ही हम लोग जब इलेक्ट्रिसिटी में, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, उसमें पढ़ेंगे तो हमारे लिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ये चार्ज होता क्या है, जिसके गुणों और प्रभावों का अध्ययन हम पूरे 1 महीने तक करने वाले। जी हाँ, पूरा इलेक्ट्रिसिटी खत्म होने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है और ये 20% मार्क्स आपको देता है। 15 ओवरऑल 70 मार्क्स। एक्चुअली आवेश समझने के लिए स्टार्टिंग में हम अगर कहें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग चार्ज के रूप में समझ सकते हैं। और एनर्जी, ऊर्जा क्या है भाई? तो ऊर्जा एक ऐसा थिंग है जिसका न मास होता है, न वॉल्यूम होता है, न डेंसिटी होता है, न शेप होता है, न साइज होता है। मीन्स एनर्जी विजिबल नहीं है, ऊर्जा दिखाई नहीं देती। जब ऊर्जा किसी पदार्थ के अंदर प्रवेश करती है तो वो पदार्थ कार्य करना शुरू करता है, और जब पदार्थ कार्य करना शुरू करता है तो उसके कार्य को देख करके उसकी ऊर्जा का हम अनुमान लगाते हैं। कहा भी गया है, वर्क एनर्जी और पावर चैप्टर पढ़ा होगा आपने 11th क्लास में, तो उसमें बताया गया है कि एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क डन। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो उसी तरह की एक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा है, और विद्युत ऊर्जा भी दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि ऊर्जा कोई भी हो उसका आकार नहीं होगा, आकृति नहीं होगा, आयतन नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं होगा, क्या देखेंगे उसका? तो जब वस्तु कार्य करना शुरू करती है तो हम पता करते हैं कि ये इसके अंदर कौन सी ऊर्जा है। अगर वस्तु का ताप बढ़ जाए, छूने पर गर्म ज़्यादा लगने लगे, तो हम क्या कहते हैं? इसके अंदर उष्मा ऊर्जा की वृद्धि हुई। वस्तु ठंडी लगने लगी तो हम कहते हैं कि इसकी उष्मा ऊर्जा क्या हो गई? कम हो। आसपास की वस्तुओं को अगर हम देख पा रहे हैं तो कहते हैं कि हमारे आसपास प्रकाश ऊर्जा है, और अगर हम अपने आसपास की वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं तो कहते हैं कि आसपास प्रकाश ऊर्जा नहीं है। तो उसी तरह से विद्युत ऊर्जा या आवेश को कैसे परिभाषित किया जाए? आवेश किसी वस्तु के अंदर जब आ जाएगा तो इसके अंदर क्या परिवर्तन ऐसा हो जाएगा जो तब नहीं था जब ये आवेशित नहीं थी। मैं जानता हूं आप लोग सोच रहे होंगे और अपना अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डाला करें। जब कमेंट डालेंगे उसके ऊपर फिर से डिस्कशन होगा तो हमारा कंसेप्ट और क्लियर होगा। आवेश के बारे में आप क्या सोचते हैं? आवेश क्या होता है? तो जब किसी टर्म को डिफाइन करना मुश्किल हो जाए, किसी पद को परिभाषित करना कठिन हो जाए, तो उसके मौलिक गुण को ढूंढना चाहिए। और मौलिक गुण को जब हम ढूंढते हैं आवेश के, तो हमें ये पता चलता है कि अगर ये वस्तु आवेशित नहीं है तो इसके आसपास कोई दूसरा आ जाए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं इसके कारण इसे कोई फर्क पड़ता। लेकिन अगर कोई वस्तु आवेशित हो जाए तो इसके कारण इसके आसपास कोई दूसरी वस्तु अगर आती है तो ये इसके ऊपर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करता है। मतलब आवेश के आने के कारण इस वस्तु में और कोई गुण आए या न आए, एक गुण पक्का आएगा। 100% दिमाग में बैठा लीजिए कि जब कोई वस्तु आवेशित हो जाएगी तो कोई भी गुण इसके ऊपर आए या ना आए, ये किसी प्रभाव का प्रदर्शन करे या ना करे, लेकिन ये प्रभाव का, एक गुण का प्रदर्शन जरूर करेगा। क्या भाई? तो ये अपने आसपास की अन्य वस्तुओं को या तो आकर्षित करने लगेगा या प्रतिकर्षित करने लगेगा। अब इसी गुण से इसको परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि
आवेश किसी पदार्थ का ऐसा गुण है जिसके कारण वह पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है। किसी भी पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वह दूसरे पदार्थ को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है, उसे आवेश कहते हैं। आप सभी को पता है, इसे Q द्वारा सूचित किया जाता है आवेश को, और SI मात्रक कूलाम होता है। इसकी विमा की अगर बात करें तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था एक इक्वेशन I = Q/T। अब I इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी है, Q चार्ज है, T टाइम है। यहाँ से Q का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें तो हमें मिलेगा Q = IT। अब I का डायमेंशन क्या होता है भाई? A। T का डायमेंशन होता है T। तो आवेश Q का डायमेंशन क्या हो जाएगा? विमा क्या हो जाएगी? 8। वेरी सिंपल, याद करने की जरूरत ही नहीं है, केवल मूल भौतिक राशियों की विमा याद रखें, बेसिक क्वांटिटीज का डायमेंशन याद करें, और उसके बाद जो भी फार्मूला है फार्मूले के अनुसार हम लोग उसका डायमेंशन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हमने सुना है कि ये आवेश महाराज भी 2 प्रकार के होते हैं। ये आवेश ऐसा नहीं है कि हर वस्तु पर एक ही प्रकार का आवेश हो। जो आवेश के कारण गुण प्रदर्शन करता है पदार्थ, उसके गुण के प्रदर्शन करने के आधार पर आवेश को 2 भाग में बांटा गया। आप सभी जानते होंगे, नंबर 1 इज पॉजिटिव चार्ज, अदर 1 इज निगेटिव चार्ज, धन आवेश और ऋण आवेश। लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आप ये नहीं जानते होंगे कि धन आवेश क्या होता है और ऋण आवेश क्या है। किस प्रकार का आवेश किसी पदार्थ के ऊपर आएगा तो कहेंगे कि वो धनावेशित है, और किस प्रकार का आवेश किसी पदार्थ पर आएगा तो कहेंगे कि वो ऋण आवेशित है। क्या परिवर्तन होगा, कैसे पहचानेंगे? हमने ये देख लिया कि ये एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु को या तो आकर्षित करती है या प्रतिकर्षित करती है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करती है, बिल्कुल सही। लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि ये निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिवली चार्ज है? कई क्लासों में आपको आश्चर्य होगा, ये सवाल जब मैं बच्चों से करता हूँ तो बच्चे बताते हैं कि अगर आकर्षित करेगी तो धन आवेशित है, प्रतिकर्षित करेगी तो ऋण आवेशित, या आकर्षित करेगी तो ऋण आवेशित है, प्रतिकर्षित करेगी तो धन आवेशित। ऐसा नहीं है। बहुत सारे इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हुए, और रेगुलर क्लास जब हमारी चलेगी तो उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे कि उन एक्सपेरिमेंट्स के, उन प्रयोगों के आधार पर ये पता चला कि ऐसा नहीं है, धन आवेश जो है वो दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ऋण आवेशित पदार्थ जो है ये दूसरे को आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आरोपित करने के आधार पर हम ये पता नहीं कर सकते कि कोई पदार्थ धनावेशित है या ऋण आवेशित है। तो कैसे पता करें? बताया गया लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर भगाते हैं, इनमें दुश्मनी होती है। अगर धन आवेश को धन आवेश के निकट रखेंगे, दोनों के बीच में दुश्मनी होगी, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, दूर भगाएंगे। ऋण आवेश को ऋण आवेश के नजदीक रखेंगे तो दोनों के बीच दुश्मनी होती है, ये इसको दूर भगाएगा और ये इसको दूर भगाएगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन यदि हम एक धन आवेशित पदार्थ को दूसरे ऋण आवेशित पदार्थ के निकट लाते हैं तो दोनों के बीच में दोस्ती होती है, और दोस्ती होने के कारण ये इसको अपनी ओर खींचता है, ये इसको अपनी ओर खींचता है, दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सिमिलर और लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड डिसिमिलर और अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। समान प्रकृति के आवेश हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब इसको देख करके तो समझ में नहीं आ रहा है
धनावेश भी प्रतिकर्षित कर रहा है, ऋणावेश भी प्रतिकर्षित कर रहा है, धनावेश भी आकर्षित कर रहा है, ऋणावेश भी आकर्षित कर रहा है। तो फिर कब कहेंगे कि इसके ऊपर धनावेश है, कब कहेंगे कि ऋणावेश है? ये किस आधार पर इनका विभाजन हुआ दो भाग? तो इसका जवाब है कि एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं इसके साथ साथ, कि जब हम सदिश राशि अदिश राशि के बारे में पढ़ते हैं, दिशा और परिमाण के आधार पर भौतिक राशियों का विभाजन करते हैं, तो हमें ये बताया जाता है कि अदिश राशियों का मान हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है, कभी ऋणात्मक नहीं। स्केलर क्वांटिटीज की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होती है। वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बिल्कुल समझ में आ रही है बात? अगर कोई भौतिक राशि अदिश राशि है तो उसका मान 0 से पॉजिटिव इनफाइनाइट तक हो सकता है, हमेशा धनावेशित होता है। कभी आपने नहीं सुना कि घर से विद्यालय तक जाने में -3 घंटा का समय लग गया। कभी किसी से नहीं सुना होगा आपने कि मैं बाजार गया था, -4 किलो आलू खरीद के लाया। लेकिन ये सुना होगा कि एक वस्तु है, उसके ऊपर -50 न्यूटन का बल लग रहा है। जब किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण का मान माइनस में होता है, जी की वैल्यू निगेटिव होती है। और जब वस्तु ऊपर से नीचे आती है तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है। क्यों? गुरुत्वीय त्वरण क्या है? सदिश राशि है। तो सदिश राशि का मान धनात्मक ऋणात्मक। ये क्यों बता रहा हूं मैं? तो ये इसलिए बता रहा हूं कि मैंने बताया कि चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं, आवेश को हम लोग विद्युत ऊर्जा के रूप में जान सकते हैं, और ऊर्जा कार्य करने की क्षमता होती है। कार्य अदिश राशि है, इसलिए ऊर्जा भी अदिश राशि होगी। और जब ऊर्जा अदिश राशि होगी तो विद्युत ऊर्जा भी अदिश राशि होगी, और विद्युत ऊर्जा अदिश राशि है, मतलब आवेश क्या है? अदिश राशि है। और जब आवेश अदिश राशि है तो आप खुद सोचें कि फिर धन आवेश और ऋण आवेश कहने का मतलब क्या है, जब अदिश राशियां कभी ऋणात्मक होती ही नहीं। इसका जवाब मैं चाहूँगा कि आप दें, कमेंट बॉक्स में दें, व्हाट्सएप नंबर पर दें, और कंसेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। मैं कल के क्लास में इस पर चर्चा करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता रहा हूँ, मतलब बताना नहीं चाहता, मैं अभी बताता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप भी जागें और जो भी हमने आपको कंसेप्ट दिया आप किताबों से ढूंढें, अपने फ्रेंड सर्किल में डिबेट करें, जहाँ से भी आपको लगे कि इसका जवाब मिल पाएगा वहाँ आप इसको ढूंढने की कोशिश करें। जितना ज़्यादा किसी प्रश्न का उत्तर आप खोजेंगे, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 10 जगह, आपका माइंड उतना शार्प होगा, और जो कंसेप्ट दिमाग में एक बार बैठेगा वो काफ़ी दिनों तक। अब एक समस्या ये है कि हम जानते हैं कि एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्टिंग विथ सिमिलर टाइप ऑफ टिन्नी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर नोन एज एटम। ब्रह्मांड की जितनी भी वस्तुएं, वो सारी वस्तुएं एक ही प्रकार के छोटे 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 कणों से मिलकर के बनी होती हैं। उन कणों को परमाणु कहा जाता है, एटम कहा जाता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये डाल्टन का परमाणुवाद कहता है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बताती है कि ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक ही प्रकार के जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती हैं उनको हम परमाणु कहते हैं। एवरी सब्सटेंस ऑफ द यूनिवर्स कंसिस्टिंग विथ सिमिलर टाइप ऑफ टिन्नी पार्टिकल्स, these particles are known as atom। और उसके बाद एटम से रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज आई, चाहे वो थॉमसन का एटॉमिक मॉडल हो, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल हो, बोर्स एटॉमिक मॉडल हो, सोमरफील्ड एटॉमिक मॉडल हो,
डी ब्रोगली एटॉमिक मॉडल हो, बहुत सारे मॉडल्स आए, लेकिन सबने ये बात माना कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है भाई? क्यों परमाणु उदासीन होते हैं, वो आवेश प्रदर्शित नहीं करते? तो बताया गया बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन and the amount of charge at one proton is plus E is equal to plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, and the amount of charge at one electron is minus E is equal to minus 1.6 into 10 to the power minus 19। मतलब क्या हुआ? तो किसी भी परमाणु में प्रोटॉनों की कुल संख्या उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एक प्रोटॉन के ऊपर जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। क्योंकि प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, इसलिए कुल धन आवेश और कुल ऋण आवेश का मान बराबर होता है। अब आप बताइए, जितना प्लस उतना माइनस बराबर क्या होगा? 0। इसलिए ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं और वो परमाणु आवेशित कणों से बना हुआ होते हुए भी बाहर माध्यम में अपने आसपास पड़ोस में उस आवेश का प्रदर्शन नहीं कर पाता। और जो पदार्थ माध्यम में अपने आसपास पड़ोसियों के सामने आवेश के गुणों का प्रदर्शन नहीं करता, मतलब आकर्षण प्रतिकर्षण बल आरोपित नहीं कर पाता, तो हम कह देते हैं कि वो पदार्थ क्या है? आवेशहीन है या उदासीन है, न्यूट्रल। अब इससे एक सवाल पैदा होता है कि कोई भी पदार्थ, किसी भी पदार्थ का परमाणु जब उदासीन होता है तो फिर आप हमें बताएं कि कोई भी पदार्थ जो है ये बहुत सारे उदासीन परमाणुओं से मिलकर के जब बना तो ये पदार्थ भी उदासीन हुआ। अब ये पदार्थ जब उदासीन हो गया तो ये आवेशित कैसे होगा? धन आवेशित पदार्थ, ऋण आवेशित पदार्थ का मतलब क्या? इसका मतलब है कि पदार्थ आवेशित होता नहीं है, पदार्थ आवेशित बनता है। मतलब उसका नेचर जो है वो आवेशित होने का नहीं है, भले आवेशित कणों से वो मिलकर बना हो तो स्वभाव से वो आवेशित नहीं होता, लेकिन ऐसा कोई प्रोसेस होता है, ऐसी कोई क्रिया संपन्न होती है जिस क्रिया के बाद वो आवेशित हो जाता है। तो फिर आवेशित कैसे किया जाए किसी पदार्थ को, या कोई पदार्थ आवेशित कैसे होता है? इसका क्या जवाब है भाई? तो इसका जवाब उसके पहले वाले कंसेप्ट में, अगर आपको समझने में दिक्कत हो रही है कि पदार्थ कोई आवेशित कैसे होता है, ये नहीं समझ में आ रहा है, तो आप पहले इस पर सोचें कि ये पदार्थ आवेशित क्यों नहीं था, फिर आपको दूसरा जवाब भी मिल जाएगा। क्यों नहीं था पदार्थ आवेशित? इसलिए पदार्थ आवेशित नहीं था क्योंकि इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में थे। अर्थात यदि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर संख्या में नहीं हो तो पदार्थ आवेशित होगा। वेरी सिंपल बात। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे और कमेंट में लिखते जाएं। अगर समझ में आ रहा है तो भी, नहीं समझ में आ रहा है तो भी। मुझे खुश करने के लिए ना लिखें, समझ में ना आ रहा हो तो लिखें समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा टॉपिक नहीं समझ में आया, ताकि उसको क्लियर किया जा सके। और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट में लिखें कि समझ में आ रहा है। अब यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, या तो तीन ही कंडीशन हो सकते हैं, हो सकता है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर हो, और बराबर होंगे तो नेट चार्ज Q बराबर 0, मतलब वो पदार्थ आवेश का प्रदर्शन नहीं करेगा, माने न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा, आवेशीन। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा, प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या से अगर अधिक हो जाए तो पदार्थ पर Q बराबर 0 नहीं होगा। और 0 Q बराबर अगर नहीं होता है तो इस पर किस प्रकार का आवेश आएगा? धन आवेश या ऋण आवेश? जाहिर है प्रोटॉन की संख्या अधिक है और प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, तो धन आवेशित कण अगर ज़्यादा है तो पदार्थ कैसा हो जाएगा?
पॉजिटिवली चार्ज धन आवेशित। तीसरा केस, अगर प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो जाए या इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, प्रोटॉन कम है। प्रोटॉन ज़्यादा थे तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा आवेश होता है? निगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। तो इस इलेक्ट्रॉन के ऋण आवेश के कारण ये पदार्थ क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब इसमें भी Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा। Q बराबर 0 नहीं होगा तो कौन सा आवेश आएगा? ऋण आवेश। ये तो समझ में आ गया कि अगर पदार्थ के अंदर कुल प्रोटॉनों की संख्या कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर रहेगी तो पदार्थ उदासीन रहेगा, आवेशहीन रहेगा, न्यूट्रल रहेगा, विदाउट एनी चार्ज रहेगा। विदाउट एनी चार्ज दिमाग में रखिएगा कि होने के कारण, आवेशहीन होने का मतलब ये नहीं होता कि उसके अंदर आवेश नहीं, उसके अंदर आवेश है, क्योंकि वो आवेशित कणों से ही मिलकर के बना है। तो जो आवेशित कणों से मिलकर के ही बना है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों से ही मिलकर के बना है, और प्रोटॉन भी आवेशित और इलेक्ट्रॉन भी आवेशित होता है, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पदार्थ के अंदर आवेश नहीं है। पदार्थ आवेशों से मिलकर के ही बना। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो धन आवेश और ऋण आवेश का मान समान होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को प्रभावहीन कर देते हैं और वो पदार्थ अपने सतह के बाहर उस आवेश का प्रदर्शन नहीं करता, तो हम कहते हैं कि पदार्थ क्या है? आवेशी। कंडीशन नंबर 2, इफ नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी एक्सेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो तो प्रोटॉन के ऊपर धन आवेश होता है, धन आवेशित कण अधिक है, ऋण आवेशित कण कम है, मतलब पदार्थ के अंदर धन आवेश का मान अधिक है, ऋण आवेश का मान कम है। तो हम जानते हैं 5 - 3 = +2 होता है। जो जिस साइन वाला नंबर ज़्यादा होता है उसी साइन वाले नंबर की वैल्यू रह जाती है, बाकी कैंसिल हो जाता है। तो धन आवेशित प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो धन आवेश ज़्यादा होगा, उसमें उसकी अपेक्षा ऋण आवेश कम होगा। तो धन आवेश ज़्यादा होने के कारण पदार्थ धन आवेशित होगा। उस तीसरे कंडीशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक है, इलेक्ट्रॉनों के ऊपर ऋण आवेश होता है, और ऋण आवेशित कणों की संख्या अधिक होने का मतलब कि पदार्थ में ऋण आवेश का मान धन आवेश से ज़्यादा है, इसलिए वो पदार्थ अपने आसपास ऋण आवेश का प्रदर्शन करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? वेरी गुड, ये समझ में आ गया। किसी पदार्थ में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर रहेंगे, पदार्थ उदासीन रहेगा। किसी पदार्थ में प्रोटॉन अधिक इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे, पदार्थ धन आवेशित रहेगा। किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन अधिक प्रोटॉन कम रहेंगे तो पदार्थ ऋण आवेशित। वेरी गुड। लेकिन समस्या तो ये है कि हमें ये बताया गया कि किसी भी परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। चाहे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, पेरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी में जितने भी तत्व आपको दिखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के बाहर उतने ही इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर लगाते हैं। तो जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर ही हैं तो फिर वो उदासीन नहीं रहेगा। अब वो संख्या कम ज़्यादा कैसे होगी भाई? क्या करें कि संख्या कम ज़्यादा हो जाए? तो कई तरीके हैं जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों से अलग हो जाती है, लेकिन हम लोगों को अपने चैप्टर में 2 तरीके पढ़ने हैं। कौन कौन से भाई? तो पहला ड्यू टू फ्रिक्शन और दूसरा ड्यू टू इंडक्शन। घर्षण के कारण और प्रेरण के कारण। घर्षण विधि के द्वारा जब इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों की संख्या में परिवर्तन होता है, या यूं कहें कि पदार्थ आवेशित होता है, तो उस विधि को हम घर्षण विधि कहते हैं। और घर्षण विधि के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है पदार्थ के ऊपर, उस आवेश को घर्षण विद्युत कहते हैं, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।
इसी तरह से प्रेरण विधि के द्वारा जब किसी पदार्थ पर आवेश उत्पन्न होता है या यूँ कहें कि पदार्थ आवेश का प्रदर्शन करना शुरू करता है, उस विधि को प्रेरण विधि कहते हैं, इंडक्शन कहते हैं। और प्रेरण विधि के द्वारा पदार्थ के ऊपर जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को हम प्रेरण विद्युत कहते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं।